हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। और इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर लिया। आप लोगों को पता है ये सारी चीजें हमने बहुत विस्तार से पढ़ी हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी की प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी। आपको जो भी देखना है वो आप देख सकते हैं, थ्योरी या एमसीक्यू। तो इसके अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज हम इसका थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। देखो, दलहन के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था, दालों के बारे में, गन्ना के बारे में, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जाना था। कॉफी बागवानी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने जान लिया था। आज हम देखेंगे कि कृषि के बारे में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी कि भारत में किस तरह से चेंजेस आए हैं कृषि में। ठीक है, और हमने क्या सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो ये सारी चीजें हम इस पार्ट में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, और मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी भी करा दी है। अगर आपने ये सभी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो देखिए, भारत में क्या क्या सुधार इसके लिए किए गए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु देखो, जो हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री वाली, उसमें क्या पढ़ा था कि तीर्थर की जो पहाड़ियां हैं, सुलेमान और तीर्थर की पहाड़ियों में साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर सबसे पहले अनाज उगाया गया था। और भारत में जो मेघालय में गारो और खासी की जो पहाड़ियां हैं, जयंती की जो पहाड़ियां हैं, इनकी जो पहाड़ियां हैं, इनसे हमें प्रमाण मिला है कि हमारी भारत में बहुत लंबे समय से कृषि हो रही है। नीचे ही रखा है चार्जर। हाँ, दीदी से उतर लेना, किसी थैले में रखा होगा, दीदी से कह देना। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। ये कहनी चाहती है एनसीईआरटी कि आज भी प्रौद्योगिकी का इतना ज्यादा विकास हो चुका है, उसके बावजूद भी जो हमारी कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, यानी कि प्राकृतिक बारिश पर निर्भर है, प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। ठीक है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। ठीक है, नेक्स्ट है 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि। आजीविका यानी कि उनका जो खाना पानी है, यानी कि उनका जो घर खर्च है ना, वो किससे चल रहा है, वो कृषि से चल रहा है। मैं मैं कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें 60% लोग संगठित हैं, यानी कि 60% लोगों को वो प्रभावित कर रही है कृषि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उस कृषि में हमें आज भी और ज्यादा तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। देखो, जमींदारी प्रथा आपने 8th क्लास में पढ़ा था। क्या थी कि गांव, पूरे गांव का एक जमींदार होता था। ठीक है, वो जमींदार लोगों को जमीन देता था, उस पर खेती करते थे लोग, और जमींदार को एक टैक्स के रूप में चुकाते थे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सभी जमींदारों को हटा दिया। ठीक है, जमींदारों का जो पद है वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जिस जमीन को जोत रहा है, यानी कि जिस जमीन पर जिस व्यक्ति का कब्जा है, जिन किसानों का कब्जा है, वो खेती कर सकते हैं बिना लगान दिए। जमींदार को लगान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार इसका लगान लेती है और वो बहुत ना के बराबर होता है, उतना ही ना के बराबर जैसे आप लोग हाउस टैक्स देते हो ना शहरों में, उतना बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, 50-100 रुपए। उतना ही आपकी खेती का टैक्स आपको देना होता है भारत सरकार को, जो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है सहकारिता। सहकारिता क्या थी? सहकारिता का मतलब ये था कि पूरा एक भूमि का भाग होता था, उस पर 4-6 लोग मिलकर खेती करते थे। तो वो वाली व्यवस्था भी खत्म कर दी इन्होंने। क्या किया आजादी के बाद, ये वाली व्यवस्था पहले यूरोप में चलती थी, सहकारिता वाली, लेकिन ये वहां पर कामयाब नहीं हुई। इसलिए भारत ने पहले से पहले क्या योजना बनाई, जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक तो जमींदारों का पद हटा दिया, जो जमीन जो भी किसान ले रहा जोत रहा था उसको दे दी। दूसरा क्या किया, सहकारिता वाले में उन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप में खेती करते थे,
ठीक है, 4-6 लोग मिलकर जब जो खेती करते थे उन लोगों को अलग अलग उनके हिस्से बांट दिया और बोला कि भाई तुम अपना अलग अलग खेती करो, ठीक है, ताकि कृषि का सुधार हो सके, कृषि का विकास हो सके। चकबंदी क्या होता है? देखो, चकबंदी होता है एक तरह से एक एक दस्तावेज है जो हमें ये बताता है कि हमारा खेत का नंबर, खाता संख्या, ये सब क्या है, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो किसी को पता ही नहीं था कि खेत संख्या होती है, खेत नंबर होता है। जैसे आप जैसे आपके शहर में मकान होते हैं ना, आपको पता है कि इस गली, इस शहर में, इस गली में ये हमारा मकान नंबर है, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया, चकबंदी की और सब जमीन सबके नाम कर दी, ठीक है, जो भी किसान जोत रहा है उसके नाम कर दी, और उस जमीन, उस खेत मालिक का नाम लिखा, यानी कि उस किसान का नाम लिखा और उसकी संख्या लिखी, ठीक है। इसको बोलते हैं चकबंदी, यानी कि अलग अलग बंटवारा करके अलग अलग लोगों के नाम कर दी। तो कोई भी किसान के साथ जाति नहीं की जा सकती, कोई भी उसकी जमीन को नहीं कब्जा सकता है, पैसे वाला व्यक्ति या जमींदार या कोई भी, ठीक है, डरा धमका के उसकी जमीन को नहीं हड़प सकता है, क्योंकि उसके पास कागज हो गए। चकबंदी का मतलब यही था कि सबको इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी जाए, ताकि जो छोटे किसान हैं वो दूसरे लोगों पर निर्भर न रहकर खुद ही खेती करें और उसमें कुछ सुधार करें, ठीक है, अच्छे से अच्छी फसल उगाएं और जिससे जो किसान है उनकी स्थिति सुधरे। तो ये तीन चीजें उन्होंने समाप्त करी। एक तो सहकारिता समाप्त करी, सॉरी, दो चीजें समाप्त करी, सहकारिता और जमींदारी, और चकबंदी को उन्होंने लागू किया। देखो, चकबंदी 10-15 साल में या 20 साल में हर गांव में आज भी होती है, ठीक है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज भी होती है। क्या होता है कि जमीन जो खाता है, जैसे कोई पिता है, उसके पास 100 बीघे जमीन है, ठीक है, अब उसके 4 बेटे, तो 25-25 बीघे जमीन आएगी उसके हिस्से, बच्चों के हिस्से में। तो इस तरह से हिस्सा बांट होता है। तो एक ही गांव में कई बार क्या होता है, एक आदमी की जमीन इधर कोने पे भी है, 2 बीघे इधर है, 4 बीघे इधर है, 5 बीघे इधर है, 6 बीघे इधर है, जैसे जैसे उसने खरीदी है। तो चकबंदी में क्या करते हैं, उस व्यक्ति को सुविधा करने के लिए इन चारों या 5 जगह या 4 जगह या 2 जगह, जितने भी जगह उसकी जमीन होगी, उस सारी जमीन को एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहले गांव से पूछा जाता है, स्वीकृति ली जाती है गांव की सरकार द्वारा कि भाई तुम अपने गांव में चकबंदी कराना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो रोड वगैरह जो निकाली जाती है, पहले चकबंदी होती है, फिर ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इन्हें लागू करने में ढील की गई। ये हमेशा ही होता है और हर जगह होता है कि कानून पेपरों में बन जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उनको लागू नहीं कराया जाता है, ठीक है। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की। क्या क्या थे? पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी कि फ्लड ऑपरेशन, एक ही बात है, फ्लड ऑपरेशन या ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पहले हमारे यहाँ की जो गाय भैंसे थी वो कम मात्रा में दूध देती थी, तो उनको ऐसे पोषक आहार खिलाए गए, उनकी जीन्सों में सुधार करे गए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में दूध का उत्पादन हो, ठीक है। हरित क्रांति है कि कुछ फसलों को अच्छे उर्वरक खाद बीज दिए गए ताकि वो बढ़िया किस्म के बीज खाद लगाकर भूमि में अच्छी फसल ले सके, ठीक है। और हरित क्रांति का जो फायदा हुआ वो ज्यादातर फायदा हुआ उत्तर भारत को, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगह पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। आपको पता चल गया ना, पूरे भारत में नहीं हो पाया, केवल उत्तर भारत को इसको का ज्यादा फायदा मिला, ठीक है, उत्तर भारत में, यानी कि आपका नर्मदा नदी से ऊपर वाले जो क्षेत्र है उनको ज्यादा फायदा मिला इस हरित क्रांति का। नेक्स्ट है, इसलिए 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, ठीक है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारियों के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। देखो, गवर्नमेंट ने हम भारत की खेती सुधारने के लिए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, तो उनमें चक्रवात आते हैं, है ना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जिनसे होकर नदियां गुजरती हैं, तो जब नदियों में बाढ़ आती है तो किसानों की जो फसल होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कई बार कुछ बीमारियां लग जाती हैं फसल में, तो फसल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब किसान तो पूरा बर्बादी हो जाएगा ना, पूरी साल वो आज देख रहा है कि गेहूं की खेती आएगी, गेहूं मान लो बाढ़ में बह गए, है ना, चावल बाढ़ में बह गए, चावल की जो खेत है उनमें फसल लहरा रही है, बारिश इतनी हुई कि बाढ़ आ गई और सारे जो पौधे हैं वो गिर गए, तो वो किसान क्या खाएगा, पूरी साल भूखा मर जाएगा, अब उसको ऋण लेना पड़ेगा। तो इस सब से
बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि फसल का बीमा कराया है। ठीक है, फसल का बीमा का प्रावधान है कि अगर कोई प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ आ गई या चक्रवात आ गया या कोई भी फसल में बीमारी आ गई और उसकी वजह से पूरी फसल नष्ट हो गई, तो किसान को फसल के अनुसार मुआवजा दिया जाता है, आज भी दिया जाता है ये। ठीक है, जैसे ओले पड़ जाते हैं तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है, तो आप जो स्थानीय तहसील हो वो गांव जिस तहसील में लगता हो, आप वहां पर एक फॉर्म भरकर दे दीजिए कि भाई हमारी इस जमीन पर ये खेती हो रही थी और ये पूरी तरह से नष्ट हो गई है प्राकृतिक आपदा की वजह से, बाढ़ की वजह से या ओले की वजह से या आग लग गई, प्राकृतिक आग लग जाती है, इन सभी कारणों से हमारे खेत की जो फसल है वो नष्ट हो गई है, तो कृपया करके आप हमें थोड़ी सी कुछ सहायता दें। तो आपकी फसल के अनुसार आपको बीमा की कुछ रकम दी जाती है। ठीक है, ये भारत सरकार खुद देती है आपको, इसमें आपको कुछ पैसे जमा नहीं करने होते, कुछ नहीं करना होता, आपको खुद ही वो सरकार देगी ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहे, ठीक ठाक बनी रहे। अब देखो, पहले क्या करते थे किसान, जो गांव के कुछ रईस लोग होते थे उनसे ऋण उधार लेते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया कि ग्रामीणों के लिए अलग से बैंकों की व्यवस्था की गई और उनके लिए बहुत ना के बराबर लेते हैं इनसे ब्याज। ठीक है, किसानों से बहुत कम परसेंट पर या कम दर पर उनको ऋण देते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी फसल को अच्छे से उगा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की शुरुआत की है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड उसके पास होता है जो जिसके पास खेती होती है ना। इसमें कुछ लिमिट होती है कि आप कितने लिमिट तक बैंक में पैसा जमा कर सकते हो अपनी उसका कृषि का, या आपको जब भी जरूरत है आप इतना पैसा जमीन पर ऋण ले सकते हैं, 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ लिमिट होती है। ठीक है, तो आपके जमीन के जो कागज हैं आप उन्हें जमा कर दीजिए बैंक में, उनकी एक कॉपी जमा कर दीजिए और आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बन जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़े आप जाइए बैंक से और तुरंत लोन ले लीजिए, तो बार बार आपको कागज तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड जो है वो बैंक के पास होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। नेक्स्ट है, PIS भी शुरू की गई। ठीक है, इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, और ये बिल्कुल सही चीज है। और एक और एप्लीकेशन आई है नई, उसमें क्या है कि अगर किसान को कुछ भी अपनी खेती से रिलेटेड पूछना है, फसल से रिलेटेड, उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये बीमारी हो रही है, कौन सी इसमें दवा छिड़कें या कितना खाद डालें, क्या करें, कुछ भी अगर उसको पूछना है तो वो उस वेबसाइट पर जाकर पूछ सकता है। और जो कृषि से रिलेटेड जो भी वहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं वो आपके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ठीक है, और समय समय पर देखो आजकल तो टीवी में भी देखने को मिलता है कि इस तरह से चीजें करो, दूरदर्शन पर ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। ठीक है, कृषि के बारे में तो काफी ज्यादा सहूलियत अब भारत सरकार ने किसानों के लिए की है। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को भी सरकार घोषित करती है। यानी कि पहले क्या होता था कि मनमानी ढंग पर आड़ती उनको ऋण देते थे या उनकी फसलों को खरीद लेते थे। अब गवर्नमेंट पहले से ही निर्धारित कर देती है कि जो गेहूं है वो इतने रुपए कुंटल लगभग मिलेगा। अब शायद 2200-2300 का रेट चल रहा है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, ये हर साल चेंज होता रहता है कि इतने रुपए कुंटल मार्केट में आप बेच सकते हो, कहीं भी इतने से कम नहीं बिकेगा। ठीक है, 2200 या 2300 जो भी सरकार रखती है, तो हर साल फिक्स किया जाता है, हर फसल का फिक्स किया जाता है। तो आड़ती अपनी मनमानी ढंग से किसानों से कम रेट पर उनकी फसलों को नहीं खरीद सकते हैं। ये सब की किसने किया है, भारत सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, देखो ये वेबसाइट का नाम है जिस पर खेती से रिलेटेड जानकारी आती है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह है भूदान और ग्रामदान। ठीक है, भूदान और ग्रामदान के बारे में हम देखते हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, किसने लिया था, विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के साथ जितने भी सत्याग्रह थे उनमें भाग लिया था। ये गांधीवादी विचारधारा के थे। विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, किन्होंने किया था, महात्मा गांधी जी ने। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। ठीक है, या ग्राम स्वराज का मतलब है कि जो किसान है उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है,
गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में पद यात्राएं की। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपनी आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ मांगी। मतलब वो कहीं गए थे एक गांव में, गांव जो आंध्र प्रदेश का गांव है पोचमपल्ली, तो वहां पर विनोबा भावे से एक किसान ने बोला, क्या बोला, विनोबा भावे ने उनसे एक मिनट, कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ जो भूमिहीन किसान थे जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी, उनके लिए विनोबा भावे ने एक कदम उठाया। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। तो एक तरह से ये दौर शुरू हो गया। ये इसकी शुरुआत किसने की? रामचंद्र रेड्डी ने। किसके विचारों से प्रभावित होकर? विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया कि 80 गांव में 80 एकड़ जमीन जो है उन्होंने बांट दी। यानी कि पहले जो कुछ रईस लोग थे जिनके पास बहुत बहुत सारी जमीन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों में बांटनी शुरू कर दी, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी उनके पास खेती होगी तो वो अपना काम चला लेंगे। बाद में विनोबा भावे ने देखो इस चीज को क्या वो बोला गया, इस चीज को बोला गया ग्राम भूदान, सॉरी इसको बोला गया भूदान। ठीक है, नेक्स्ट है, बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे देश में फैलाया। उन्होंने विचार किया था कि भाई जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो थोड़े अमीर लोग हैं, वो गरीब लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन दान में दे दें ताकि वो लोग अपना भरण पोषण कर सकें जमीन से। ठीक है, बाद में ये विचार उन्होंने पूरे देश में फैलाया, जो कि अनेक गांव के मालिक थे भूमिहीनों को पूरे पूरे गांव देने की पेशकश कर दी। ठीक है, इसे क्या किया गया? ग्राम दान। मतलब कोई इंडिविजुअली कुछ बीघा जमीन दान कराया तो उसको बोला गया भूदान। लेकिन कुछ लोग और भी ज्यादा रईस थे, ठीक है, जैसे गांव के जमींदार थे या गांव के मालिक थे, उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा गांव दे दिया लोगों को कि भाई ठीक है, आज से तुम अपनी जिंदगी जी लो और हम तुम्हें पूरा की पूरा गांव दान में दे रहे हैं। तो ये क्या था? ये था ग्राम दान। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए दिया। अब देखो, कुछ जमींदार तो अपने आप ही दे रहे थे कि भाई तुम ले लो और खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो है पैसे, हम उससे काम चला लेंगे, तुम इस खेती से काम चला लो। कुछ लोग क्यों दे रहे थे कि उस समय पर सरकार ने ये नियम बनाया था कि एक खाते में 40-50 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होगी, अगर ज्यादा जमीन है तो उसे सरकार जब्त कर लेगी। तो जमींदार क्या कर रहे थे, स्वयं ही दान, ज्यादातर जो लोग थे वो स्वयं ही दान कर रहे थे लोगों को, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, सरकार के डर से दान कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि सरकार ने जमींदारी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी थी, ताकि आम जो किसान है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। भूमि सीमा कानून से बचने के लिए, ठीक है, कुछ लोग केवल भूमि सीमा जो कानून था उससे बचने के लिए दान कर रहे थे, और कुछ लोग अपनी भावना से ही दान कर रहे थे कि भाई हमें नहीं चाहिए, गरीब लोगों को हम दान कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान और ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि रक्तहीन क्रांति कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? भूदान थी और ग्राम दान थी। ठीक है, भूदान क्या था कि लोगों को कुछ जमीन दान में दे देना। ठीक है, जो बड़े स्वामी थे उन्होंने क्या किया, कुछ जमीन दान में दे दी। ग्राम दान क्या था कि जो गांव के मालिक थे, मतलब पूरे के पूरे गांव के मालिक थे, पूरे के पूरे गांव में उनकी ही चल रही थी, उन्होंने पूरा की पूरा गांव ही दान में कर दिया कि चलो भाई ठीक है, तुम अपना भरण पोषण कर लो। देखो, हम ये जो एनसीईआरटी कर रहे हैं, ये जो बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 2024 और 25 का सिलेबस है। तो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी थी, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो एक बार हम उसको भी देखेंगे। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है कार्बनिक कृषि के बारे में और अकार्बनिक कृषि के बारे में, तो एक बारी हम उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जबकि इन्होंने जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें से दो हेडिंग काट दी है, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, ये वाला भी काट दिया है, और वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये वाला हेडिंग भी काट दिया है। इन्होंने दोनों हेडिंग काट दी है, और ये कार्बनिक कृषि वाला भी काट दिया है। तो हम कार्बनिक कृषि को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बनिक कृषि क्या होती है? इसको कार्बनिक कृषि को ऑर्गेनिक कृषि भी बोलते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और जैविक कृषि भी बोलते हैं। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि जो फैक्ट्रियों में रसायनों द्वारा
ठीक है, केमिकलों द्वारा जो बीज खाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है, स्पेशली खाद या फिर कोई भी दवाई वगैरह तैयार की जाती है पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, सिंथेटिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि इसमें जो जैविक खाद होती है, जो प्राकृतिक पीड़ानाशक होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक तरीके से पौधों को बीमारियों से बचाने के उपाय किए जाते हैं। और खाद कैसी यूज की जाती है, जो गोबर की होती है, गाय के गोबर से जो खाद बनती है, उसका प्रयोग किया जाता है। और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। और हरी खाद के क्या होता है, जो पत्तों की सड़न गलन से जो खाद बनाई जाती है वो होती है। ठीक है, और फसल चक्र द्वारा भूमि की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। फसल चक्र का मतलब होता है, जैसे अभी हम पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि दलहन के बारे में, जो दाल है वो कई लोग क्या करते हैं, बोते हैं, और जब थोड़ा सा पौधा बड़ा होता है तो उसको जोत देते हैं। क्यों? क्योंकि जो दाल है वो क्या करती है, मिट्टी में नाइट्रोजन मिला देती है। ठीक है, वो वातावरण से नाइट्रोजन खींचती है और अपनी जड़ों तक उसको पहुंचा देती है, और जड़ों से कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में। तो अगर हम खेत में दाल बोएंगे और उसके बाद जो भी हम नेक्स्ट फसल बोएंगे, वो फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो दालें हैं वो क्या करती है, उसको अच्छा कर देती है भूमि को। तो इसलिए क्या किया जाता है ऑर्गेनिक कृषि में, कि फसल चक्र के द्वारा भूमि की उर्वरकता बढ़ाई दी जाती है, और जो नेचुरल खाद है, बीज है, उनका प्रयोग कर कर उत्पादन किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरह का हानिकारक चीजें ना रहें। ठीक है, आजकल ये बहुत कम प्रचलन में है। ठीक है, अभी नया नया होड़ लगी हुई है, जो पैसे वाले लोग हैं वो ऑर्गेनिक चीजों को उगाते हैं अपने फॉर्म में, या फिर कुछ लोग उगाकर बाहर भी बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी मॉलों में, बड़े बड़े मार्केटों में टैग लगा हुआ मिलेगा ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ठीक है, ऐसे करके, या ऑर्गेनिक फ्रूट। तो विदेशों में ये चलन ज्यादा चल रहा है, अपने देश में कम है। अपने देश में जो ज्यादातर जो कृषि होती है वो होती है अजैविक या अकार्बनिक या इनोगैरेनिक। ठीक है, तो ये जो कृषि है, ये जो मैंने तीनों नाम बोले हैं, इनका मतलब एक ही होता है, अकार्बनिक कृषि या अजैविक कृषि या इन इनोगैरेनिक एग्रीकल्चर। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि भूमि में ज्यादा से ज्यादा सिंथेटिक खाद, बीज, रसायन और खनिजों का प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आजकल कैंसर के जो रोग बढ़ रहे हैं वो इनकी वजह से हैं, क्योंकि बहुत विषैले इसमें गैसों का और खनिजों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर वो फसल में लगे हुए कीड़े को मार देती है, ठीक है, कीटनाशक, तो वो कहीं ना कहीं उस पौधे में अंदर एंट्री करते हैं, और वो उस पौधे से जो अनाज उग रहा है, जो सब्जी उग रही है, वो उसको हम खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। जो कैंसर आजकल ज्यादा फैल रहा है वो इसकी वजह से ही फैल रहा है। ठीक है, नई नई बीमारियां जो देखने को मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि उस टाइम पे फसल ज्यादा हो जाती है, किसान खुश हो जाते हैं कि भाई ठीक ठाक मुनाफा हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा इसके कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिसका कारण यही है कि जो फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, जो कीटनाशक यूज किए जा रहे हैं कृषि में, वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप दोनों कृषि का मतलब आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भी फ्रेंड आपके 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं एसएसटी वाली, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।